स्टूडेंट्स, क्लास 11th हिंदी मीडियम, आज आपकी ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में आपका अध्याय 5 चैप्टर 5 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप इसके पहले 4th चैप्टर में समतल में गति पर सारे बिंदुओं को पढ़े हैं, आंकिक प्रश्नों को भी हल किए हैं और जितने फार्मूला है, परिभाषा है, ठीक है, वो आपको सब बताया गया है। आपको टाइम पे नोट्स भी सेंड किए गए हैं ऑनलाइन क्लास में। आप उन नोट्स बेस में और यूट्यूब वीडियो के द्वारा आप फेयर कॉपी कंप्लीट करिए और अपनी तैयारी भी करते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों का जो चैप्टर 5 है, ठीक है, वो चैप्टर 5 का नाम है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो आपको ये ध्यान देना है कि लॉज ऑफ मोशन में कि सबसे पहले हम इसमें हमारा जो उद्देश्य है इस अध्याय में वो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है हमको कि गति है ना, गति क्या है, कोई वस्तु गति अवस्था में कब कही जाएगी, विरामावस्था में कब कही जाएगी। तो थोड़ा सा चैप्टर के नाम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्या है गति। तो गति अवस्था क्या है, विराम अवस्था क्या है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो गति अवस्था, किसी वस्तु की गति अवस्था वह होती है समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ। और आप जानते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे, जब तक हम उस वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे तो उस वस्तु में गति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो और विरामावस्था क्या कहलाती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन न करे। अर्थात हम अभी देखें तो जहाँ पर वस्तु रखी है, कुछ समय बाद हम देखें तो वो वस्तु वहीं पर रखी है, उसके आकृति, आकार, स्थान, है ना, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि वह वस्तु विरामावस्था में अर्थात स्थिर है। और यदि समय के साथ उस वस्तु की स्थिति, आकार, आकृति, विस्थापन, है ना, उसकी स्थिति में परिवर्तन होती है समय के साथ, तो वो वस्तु कहलाती है गति अवस्था, मोशन स्टेट। सो इस अध्याय में जो गति है वो कुछ नियमों के आधार पर हम इसमें गति के नियम का अध्ययन करेंगे। स्पेशली न्यूटन के गति के नियमों की व्याख्या की जाएगी इसमें। ठीक है, तो न्यूटन के गति के 3 नियम अभी हम आपको रेफरेंस बता रहे हैं, फिर आगे टॉपिक जब बात आएगी तो डिटेल पे जाएंगे। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक है, तो ये तीनों नियमों की व्याख्या और इन पर आधारित कौन कौन सी उदाहरण है और हमारे दैनिक जीवन में इनकी आवश्यकता होती है, उस पर भी हम प्रकाश आगे डालेंगे। तो सबसे पहले हम अभी आपको बताया कि किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए हम वस्तु पर हमें एक प्रकार का बल लगाना पड़ता है। जब तक हम उस वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे तो वस्तु में गति उत्पन्न नहीं होगी। तो बल को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि बल, फोर्स, बल वह कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में अथवा उसके आकार व आकृति में परिवर्तन करता है। ठीक है, हम देखते हैं कि कोई प्लास्टिक है, रबर है, हम रबर को दबाते हैं
तो वो क्या होती है, उसकी आकृति दब जाती है। ठीक है, कोई स्प्रिंग है, हम उस पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन जैसे बाह्य बल हटाते हैं अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है। तो उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ, उसके आकार में परिवर्तन हुआ, या वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हुआ, या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ। इन सभी जो हमको घटनाएं देखने को मिलती हैं किसी वस्तु में, तो वो बल ही एक ऐसा बाह्य कारक है कि हम जब बल को किसी वस्तु पर आरोपित करते हैं, लगाते हैं, तो ये बल के ही प्रभाव हमें विभिन्न तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन कर दे, अथवा गति अवस्था में यदि वस्तु है तो गति अवस्था में परिवर्तन कर दे। ठीक है, अथवा उसके वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन करता है, या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में, अथवा उसके आकार व आकृति में परिवर्तन करता है, या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। तो इस तरह के प्रभाव को हम बल कहते हैं। बल की यह वास्तव में गुणात्मक परिभाषा है। ठीक है, कि बल के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, इस आधार पर हम बल को परिभाषित कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं। इसके बाद बल के बाद जो दूसरा फैक्टर है जड़त्व, इनर्शिया। ठीक है, तो जड़त्व क्या है ये देखना है आपको कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, कि हर वस्तु अपनी जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। यदि हम थोड़ी बहुत कम बल, अपर्याप्त बल यदि लगाते भी हैं किसी वस्तु पर, तो हमारे द्वारा लगाए बल का प्रभाव उस वस्तु में परिवर्तन लाने का नहीं पड़ता है। जब हम पर्याप्त बल, जितना उसको चाहिए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, जब हम उतना पर्याप्त बल उस वस्तु पर आरोपित करते हैं, तभी हमको बल का प्रभाव उस वस्तु पे दिखाई देता है। तो यदि कम बल हम लगाते हैं किसी वस्तु पर, अपर्याप्त बल, तो वह वस्तु अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी और अपनी अवस्था ऐसा लगता है कि वस्तु जो है हमारे द्वारा जो परिवर्तन करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका विरोध करती है, अर्थात वह अपनी अवस्था को एक समान बनाए रखना चाहती है। तो इस वस्तु के इस गुण को हम कहते हैं जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया कहते हैं। तो ये हुआ आपका जड़त्व। तो प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इसके बाद जड़त्व दो प्रकार का होता है। अब आप अभी बताया कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, अब अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहिए। और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहती है, क्योंकि वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर सकती है। तो दो स्थितियां हो सकती हैं वस्तु की, या तो वस्तु विराम अवस्था में होगा तो विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा, और यदि वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। तो ये दोनों बातें जो है वस्तु के जड़त्व का गुण कहलाता है। तो हम जड़त्व को दो प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे? नंबर एक विराम का जड़त्व, और दूसरा हम बांट सकते हैं गति का जड़त्व। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि विराम का जड़त्व क्या है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को कहा जाता है विराम का जड़त्व। वस्तु के इस गुण को कहा जाता है विराम का जड़त्व। और दूसरा प्रकार आया गति का जड़त्व। गति का जड़त्व किसको कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यदि कोई वस्तु
गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल हम नहीं लगाते तो वस्तु गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है। जैसे हम साधारण सी बात है, कोई साइकिल मोटरसाइकिल पे चल रहे होते हैं, जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तुरंत गाड़ी हमारी नहीं रुकती है, बल्कि उसकी प्रवृत्ति है कि उसी दिशा में उसी वेग से चलते रहने का प्रयास करना और हमारे द्वारा लगाए बल का विरोध करना। ठीक है, ये स्वाभाविक प्रकृति है, तो ये गति का जड़त्व कहलाएगा। अब हमारे दैनिक जीवन में ये विराम के जड़त्व के उदाहरण भी हैं और गति के जड़त्व के भी उदाहरण हैं। हम उदाहरण बुक में बहुत दिया गया है, लेकिन एक एक उदाहरण लगभग लेके हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो क्या होता है कि यदि कोई बस या रेलगाड़ी रुकी हुई है, पैसेंजर उसमें बैठा हुआ है और जब वो अचानक चल देती है, ठीक है, वो अचानक चल देती है तो यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है। ये विराम के जड़त्व का उदाहरण है। होता क्या है एक्चुअली कि जब बस या रेलगाड़ी रुकी रहती है, उसमें बैठा हुआ यात्री है, ठीक है, उसका भी वेग शून्य है, गाड़ी का भी वेग शून्य है। जैसे बस या रेलगाड़ी चल देती है तो हमारे शरीर के नीचे का भाग जो बस या रेलगाड़ी के संपर्क में है वो गाड़ी के ही साथ तुरंत उसी वेग से चल देती है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग जो संपर्क में नहीं है, ठीक है, वो स्थिर थी तो वह स्थिर ही रहना चाहती है विराम के जड़त्व के कारण। तो जब नीचे का भाग गतिमान होगा, ऊपर का भाग स्थिर है, तो ऊपर के भाग पर एक प्रकार का क्या करेगा, झटका लगेगा और हमारा शरीर जो सिर है वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो इस तरह ये विराम के जड़त्व का उदाहरण हुआ। इसी तरह से हम गति का जड़त्व का उदाहरण भी इसी उदाहरण को लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें विराम के जड़त्व के उदाहरण हैं। जैसे और उदाहरण है कि कंबल को छड़ी से पीटने पर, ठीक है, या हाथ से लेकर उसको कंबल को झटका दे तो जो धूल के कण हैं वो कंबल से अलग हो जाते हैं, ठीक है। कपड़े भी यदि घर में पहन रहे हैं हम, कुछ भी हैं, तो उसको इस तरह से झटका देते हैं तो धूल के कण उससे अलग हो जाते हैं। कंबल को यदि झटका देते हैं, छड़ी से पीटते हैं तो धूल के कण बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ धूल का कण है वो वहीं रहना चाह रहे हैं। लेकिन हम जब कंबल को छड़ी से पीटते हैं या कंबल को झटका देते हैं तो उसमें गति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो कंबल जो है गति करने के कारण वो दूर हटती है, लेकिन जहाँ धूल का कण है स्थिर अवस्था में वो वहीं बना रहना चाहती है। इसलिए कंबल और धूल के कण अलग अलग, उनका संपर्क टूट जाता है, ठीक है। और ये विराम के जड़त्व का उदाहरण है। इसके बाद हम देख रहे हैं गति के जड़त्व का उदाहरण भी होता है। गति के जड़त्व का उदाहरण बहुत सिंपल है, यही रेलगाड़ी या बस का ले सकते हैं। बस या रेलगाड़ी चल रही है, जब अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर गिर पड़ते हैं, हम आगे की ओर झुकते हैं, ठीक है। क्या कारण है कि जब बस चल रही होती है रेलगाड़ी तो हम उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, लेकिन बस या रेलगाड़ी अचानक जब रुकती है तो जो शरीर का हमारा वो भाग जो गाड़ी या बस के संपर्क में वो उसी के साथ उसका वेग शून्य हो जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण उसी दिशा में उसी वेग से चलते रहने का प्रयास करती है, तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये हमारे गति के जड़त्व के उदाहरण हुए। इस प्रकार हम ये देखें कि इस कई उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं, आप देखेंगे और कोई डाउट होगा तो पूछ भी सकते हैं। इसके बाद आता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप ये देखेंगे कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह उसी वेग से
उसी दिशा में गति करने का ही प्रयास करती रहेगी, है ना, गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो यही बात हम ये देखें, जड़त्व के भी नियम में हम ये देखें, जड़त्व की भी परिभाषा यही है कि हर वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब यदि वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यही बात न्यूटन के गति का प्रथम नियम में भी है, अभी हम देखें। और ये नियम पहले आपको हम जड़त्व के बारे में भी बता चुके हैं, इसीलिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि दोनों कथन एक समान है और दोनों कथनों को, दोनों बातों को आपको लिखना है और बताना है कि दोनों में एक रूपता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का ही नियम है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात क्लियर होती है। इसके बाद हम न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पे जाते हैं कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है। तो न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है उसके पहले हम संवेग, क्योंकि उसमें संवेग की बात आती है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। तो ये तो दूसरा नियम, द्वितीय नियम की व्याख्या है। चूंकि इसमें संवेग में परिवर्तन की बात आती है तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में, इसके पहले न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को पढ़ने के पहले हम संवेग को थोड़ा समझें। तो संवेग एक्चुअली है क्या? तो संवेग क्या है? किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, आपको समझना है। और संवेग को यदि हम P से लिखें तो P = mv। P संवेग है, द्रव्यमान m है और v वेग है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो संवेग में परिवर्तन होगा वो वेग में परिवर्तन के कारण संवेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होना है, चाहे वस्तु स्थिर रहे या गतिमान रहे। ठीक है, तो संवेग में जो परिवर्तन होगा किसी वस्तु पर बल लगाने से, एक्चुअली संवेग में परिवर्तन वस्तु के वेग में परिवर्तन के कारण संवेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो जब वेग में परिवर्तन होगा तो पूरे गुणनफल में परिवर्तन होगा और वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। संवेग जो है एक प्रकार का सदिश राशि है और संवेग का जो मात्रक है वो द्रव्यमान का मात्रक और वेग के मात्रक पर निर्भर करेगा। तो संवेग का मात्रक यदि हम द्रव्यमान को किलोग्राम में लें और वेग को मीटर प्रति सेकंड में लें तो जो संवेग का मात्रक होगा वो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होगा। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड ये संवेग का मात्रक होगा। ठीक है, और इसके बाद हम संवेग का बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। तो संवेग का बीमी सूत्र क्या होगा, निकलेगा, अभी हम पढ़े हैं कि संवेग = द्रव्यमान गुणे वेग। तो अब हम द्रव्यमान को ज्यों का त्यों नहीं बदलेंगे और वेग को बदलेंगे दूरी बटे समय, और द्रव्यमान को m से, दूरी को l से और समय को t से। तो ये आएगा mLT⁻⁻1 और ये संवेग का बीमी सूत्र है। संवेग का बीमी सूत्र, आप संवेग का बीमी सूत्र निकाल लेंगे। तो इतना अभी आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम जो है आपको न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, उसका कथन क्या है, गणितीय व्याख्या क्या है, ठीक है, और उस पर आधारित प्रश्न और भी सॉल्व कराएंगे। लेकिन ये सब आप फेयर कॉपी में कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए और जो नोट्स भेजे जाते हैं उनसे फेयर कॉपी तैयार करिए।